तो आज हम शुरू कर रहे हैं विद पेज नंबर 57 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। दो काम है इसके। नंबर 1 टू कंप्लीट द सर्किट, लिखो नंबर 1 टू कंप्लीट द सर्किट एंड नंबर 2 टू मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। यहां पे मैं एक बारीक बात आपको बताना चाहूंगा। सॉल्ट ब्रिज बनाते वक्त ऐसे सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों की स्पीड सेम हो या करंट कैरिंग एबिलिटी सेम हो। वैसे इसे ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं, लेकिन ये बीएससी का कॉन्सेप्ट है, तो मैं शब्द ढूंढ रहा हूं क्या शब्द लिख पाऊं आपको। तो सॉल्ट ब्रिज बनाते वक्त ऐसे सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं जिनमें कैटायन और एनायन की स्पीड सेम हो, सॉल्यूशन में वो सेम स्पीड से भागते हो या सेम अमाउंट ऑफ करंट कैरी करते हो। ये सॉल्ट ब्रिज बनाते वक्त सॉल्ट पे इस बात का ध्यान लगाया जाता है, इसीलिए केसीएल ज्यादा फेमस है, क्योंकि पोटेशियम और क्लोराइड जो है इनकी करंट कैरिंग एबिलिटी सेम है, इनकी स्पीड भी लगभग सेम है। अगर ऐसा ना हो तो एक रिवर्स पोटेंशियल डेवलप होता है जिससे सेल की वर्किंग में हिंड्रेंस आती है। हालांकि स्कूल लेवल पे ये इतना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आजकल थोड़ा सा एचओटीएस मचा हुआ है, क्योंकि तुम्हें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बात अब खासकर रिवीजन क्लास में ये पता होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, आपको तीन एलिमेंट्स के पोटेंशियल दे रखे हैं, आपसे बोला हुआ है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट लिख लो। देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल। आप देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, चेक करो। अरे बता दो। फ्लोरीन, तो इसका आंसर है F2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को खुद रिड्यूस होना पड़ता है, रिड्यूस होने की क्षमता, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, जो कि फ्लोरीन का है, तो आंसर लिखो फ्लोरीन। सेकेंड है जी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो लिखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव लो रिडक्शन पोटेंशियल। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव लो रिडक्शन पोटेंशियल। किसका आरपी सबसे कम है? पोटेशियम का। अब इसमें ना कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार चॉइस में आ जाता है के और के प्लस, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। आपके सामने के प्लस से के का पोटेंशियल सबसे कम है, आपने ये तो देख लिया। आजकल वो चॉइस में यहां लपेट देते हैं, बच्चा कहता है यार पोटेशियम तो सही है, पोटेशियम में पोटेशियम आयन। तो आप फिर से अपने आप को रिव्यू करो, आप क्या करवा रहे हो? रिडक्शन। आपको कहा गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरों को रिड्यूस, खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या के प्लस? पोटेशियम। इसका आंसर के है। के प्लस थोड़ी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। आपने अगर कह दिया कि के प्लस रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। इसका मतलब के प्लस से बनेगा के प्लस 2, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि के प्लस खुद ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? उसके मुकाबले में पोटेशियम कौन है? मेटल, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी विचार करना सीखो। तो बी का आंसर है के, पोटेशियम। थर्ड आ रहा है, आपको एक पोटेंशियल दिया हुआ है, वो कह रहा है फाइंड द ई नॉट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आपको ये नहीं बताया कि एनोड कैथोड कौन है, और आपको पता है जब वो नहीं बताते आपको, तो जब मैं आता हूं माँ लाइफ माँ चॉइस पे, तो मैं किसको कैथोड चूज करूं? जिसका आरपी ज्यादा है। हमेशा एनोड कैथोड का पता इक्वेशन से लगाएं, नहीं दे रखी। सेल रिप्रेजेंटेशन से लगाएं, नहीं दे रखा। अपने पे जब बात आ जाती है
तो अगर मुझे खुद से फैसला करना है तो मैं उसको कैथोड लूंगा, बिकॉज कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो मैं उसको कैथोड चूज करूंगा जिसकी रिड्यूस होने की क्षमता आरपी ज्यादा है। किसका आरपी ज्यादा है? निकल का। इसका मतलब निकल हो गया कैथोड। अब मैं निकालूंगा ई नॉट सेल। ये निकल हो गया, ये जिंक हो गया। निकल की वैल्यू है -0.30। आंसर प्लस में आ गया। यहां तक लिखो। अब इसने क्या किया, यहाँ पे गेम थोड़ा पलटा। यही मैं कह रहा हूँ, वो सीबीएसई में थोड़ा सा आप छेड़ सकते हैं। ज्यादा तो मैं भी नहीं मानता मैं छेड़ेंगे वो आपको, लेकिन इतना छेड़ सकते हैं कि भाई ईएमएफ निकाल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज एनोड इक्वेशन। एनोड कौन है? जिंक। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड है निकल। निकल आयन इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा निकल। ईएमएफ ऑफ सेल आई है 0.40 वोल्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए 0.20 वोल्ट। देखो।
नेक्स्ट आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, व्हाट इज एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन इफ ई नॉट सेल इज लेस देन एक्सटर्नल। आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको कि बाहर से जो हम वोल्टेज दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ईएमएफ, तो अगर एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा है और ईएमएफ ऑफ सेल कम है, आपका सेल ईएमएफ दे रहा है मान लो 1 वोल्ट, आपने क्या किया, बाहर से वोल्टेज अप्लाई कर दी मान लो 1.5 वोल्ट, तो आपको क्या वर्ड दिया था, ऐसे में क्या होगा, जो हो रहा था उसका उल्टा शुरू हो जाएगा। क्या हो रहा था और क्या उल्टा शुरू हो जाएगा आपका, और लिखो फॉर गैल्वेनिक सेल, ये क्वेश्चन है फॉर गैल्वेनिक सेल। तो अब याद करो गैल्वेनिक सेल में वैसे क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर रिड्यूस। अब उल्टा होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जिंक की क्या हो जाएगी, रिडक्शन, कॉपर की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन फ्लो, वैसे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते थे, जिंक से कॉपर, अब कहां से कहां मूव करेंगे, कॉपर टू जिंक। करंट की डायरेक्शन वैसे क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन की रिवर्स होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, जिंक टू कॉपर। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। अब एनोड कॉपर हो गया और कैथोड जिंक हो गया। एनोड पे कॉपर से बनेगा कॉपर आयन, रिवर्स हो गया ना, एनोड कैथोड रिवर्स हो जाएंगे। तो इसके 3 केस थे, अगर आपके सेल की ईएमएफ ज्यादा रहती है तो जो हो रहा था वो होता रहेगा, अगर बाहर की ईएमएफ ज्यादा हो जाती है तो जो भी हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा, और अगर दोनों बराबर होते हैं तो इक्विलिब्रियम मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा, नथिंग विल हैपन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बोर्ड में ये काफी चला हुआ है, इस पे ध्यान लगाना चाहिए आपको। फिफ्थ आ रहा है फाइंड ई सेल, नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन है, और आपको पता है कोई भी क्वेश्चन अगर नर्स इक्वेशन का होता है तो आपको 3 स्टेप में करना है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, आपको सेल दिया ही हुआ है उन्होंने, तो SHE जो है वो कैथोड है और आयरन जो है वो एनोड है। SHE का पोटेंशियल कभी दिया हुआ नहीं आता क्योंकि उसका पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 होता है, और आयरन का पोटेंशियल हो गया आपका -0.40, तो ये आपका आंसर प्लस में आ गया। ऐसे ही बोर्ड में करना है, एन और क्यू निकालना है। अब रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, Fe से बनेगा Fe2+, कैथोड पे होती है रिडक्शन, H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये N की वैल्यू हो गई। जब Q का एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो बार बार समझाते हैं, Q के एक्सप्रेशन में सॉलिड नहीं लिखे जाते, सिर्फ एक्वस की मोलैरिटी और गैस का प्रेशर। सो N की वैल्यू 2 हो गई, Q की वैल्यू हो गई मोलैरिटी ऑफ फेरस, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय H+ आयन की मोलैरिटी का स्क्वायर। E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF। बोर्ड में आप हमेशा ऐसे ही करोगे, अगले स्टेप में फिर आप -0.059 लिख सकते हो। Q का एक्सप्रेशन
और आखिरी में डालेंगे वैल्यूज। ई नॉट सेल है 0.40, एन की वैल्यू 2 है, फेरस आयन है 10⁻⁻1, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है 10 बार और H प्लस आयन की मोलैरिटी जो है वो 1 है। आप देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 1। log 1 क्या होता है 0, तो पूरा एक्सप्रेशन ही खत्म हो गया, टाइम बच गया, यही आंसर आ गया। लिखो जी। अगला क्वेश्चन है नर्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल का। ये बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जाते हैं। नॉर्मली जो हाफ सेल क्वेश्चंस पहले आया करते थे थोड़े से उनसे हटके हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है।
इक्वेशन दे रखी है, काम करने का तरीका सेम रहता है। सबसे पहले आपको निकालना है n, बोलो n कितना है, 5, पहले से ही बैलेंस है, टाइम बच गया। Q की वैल्यू बोलो, बोलो मैग्नीज आयन की मोलैरिटी डिवाइड बाय पर मैग्नेट आयन की मोलैरिटी H प्लस आयन की मोलैरिटी की पावर 8, E इज इक्वल टू ई नॉट। आप यही दिखाओ कि आप ये लगा रहे हो फॉर्मूला, काम करने का तरीका एक रखो। ई नॉट दिया हुआ है देखो, क्यू का एक्सप्रेशन डाल दो, चेक करो। मैग्नीज आयन की मोलैरिटी है 10 की पावर -3, पर मैग्नेट आयन की मोलैरिटी है 10 की पावर -2 और H प्लस आयन की मोलैरिटी है 10 की पावर -1। बस बाकी मैथ से सॉल्व करते रहना, वोल्ट में आंसर आ गया। बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल परफेक्ट हैं फॉर शॉर्ट रिवीजन। एक बार मेरे नोट्स पढ़ने जरूरी हैं, एक बार हर चीज आराम से कर लेनी जरूरी है, एक बार एक चैप्टर पे एक दिन लगाना जरूरी है। आप नवंबर 8 को सिलेबस खत्म हुआ है, आज दिसंबर आपके हाथ से फिसल गया, 42-45 दिन बीत चुके हैं, 50 दिन बीत चुके हैं, अभी भी आप एक 10 दिन ही ढूंढ पाए, ऐसे थोड़ी काम होता है। फिर लड़ना ही पड़ेगा आपको अपने आप से, फिर प्री बोर्ड छोड़ के बैठो, सब कुछ छोड़ के घर बैठो। 10 दिन आप सोचो, बाकी जगह आपने स्ट्रगल किया है, सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं हुए, और जिन्होंने खत्म किए हैं फेक खत्म करे हुए हैं, किसी ने एनसीईआरटी नहीं कराई, किसी ने कुछ घपला मार दिया, किसी ने कुछ घपला। यहां आपका कोर्स 100% पूरा हुआ है, आपको एक 10 दिन निकालने थे यार, 10 चैप्टर है 10 दिन, अभी भी वक्त है, 10 दिन निकालो केमिस्ट्री में। बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, हमारा फॉर्मेट सटा सटा है, बाकी जगह स्ट्रगल बहुत है, डेरिवेशन की समझ आपको नहीं आ रही फिजिक्स में कैसे करनी है, कोई सेट प्लानिंग नहीं है, कोई सेट न्यूमेरिकल्स का कोई असाइनमेंट नहीं है कि यहां से करने। यहां तो आपको अपने नोट्स की भी एक कुंजी दे दी है, एमआई की तो मेरे नोट्स की कुंजी है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन नर्स इक्वेशन का पिछला कर लिया और एक ये हाफ सेल का कर लिया, मोटा माटी आपने 90% जोन में वैसे ही आ गए, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल करके ही आप 90% जोन में आ गए, 90% चांस यही है ऐसे ही कोई क्वेश्चन आएगा। इसलिए केमिस्ट्री में टाइम 10 दिन लगाए हुए वर्थ है, बाकी सब्जेक्ट में जो हो रहा है उसे होने दो, कम से कम केमिस्ट्री में अभी भी एक चैप्टर पे एक दिन लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आनंद से, स्वाद से, मेहनत से करके चैप्टर खत्म किया जा सके। उसके बाद फिर जितना हम सीखते हैं हम अपनी प्रैक्टिस से सीखते हैं। डेल्टा जी ईएमएफ और डेल्टा जी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया, तभी कह रहा हूं जो भी सिलेक्शन भी किया हुआ है बहुत सोच समझ के, ऐसे नहीं जो मन में आया डाल दिया। यही वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बोर्ड में आता है, और मैंने बताया था इस क्वेश्चन में बच्चे अटकते भी हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही तो है। हमें निकालना है इसमें ई नॉट सेल मैक्सिमम वर्क। ई नॉट सेल निकालूंगा तो फिर एनोड कैथोड का पता होना चाहिए, कैसे पता लगाएं एनोड कैथोड का, इक्वेशन से। मैंने कहा था इसमें बड़ा आसान है एनोड देखना, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक आयन, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। एनोड कुछ ना भी समझ में आए, हमने कहा था अक्ल लगाओ, इसका मतलब सिल्वर वाला क्या हो गया, कैथोड। इसमें घुसने का कोई मैटर है ही नहीं। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है कि भैया एक बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा ही रिड्यूस होगा, अगर तुझे दिखे या ना दिखे। नहीं दिख रहा तो देख लो, Ag2O में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर, Ag2O में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और यहां पे 0 है, आप देख सकते हो रिडक्शन हो रही है। अब आप ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हो। एनोड आपका जिंक है, उसका फैसला हो चुका है। कैथोड आपका सिल्वर है, टेक्निकली सिल्वर ऑक्साइड है, और उसके पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ये आ गया 1.10।
मैक्सिमम वर्क डेल्टा जी को कहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन ये दिया कि थोड़ा सा इसमें एक मैक्सिमम वर्क शब्द आ जाता है, वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसका मतलब आपको उसके लिए एन निकालना पड़ेगा पहले, एन निकालने के लिए यू हैव टू राइट इक्वेशन एनोड एंड कैथोड। हाँ जी, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक से जिंक आयन। ये क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत क्यों आती है, उन्हें समझ नहीं आता कैथोड इक्वेशन का क्या करूं, समझने का कुछ है ही नहीं, मैं बार बार एक लाइन यूज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उठा, Ag2O से बन रहा है 2Ag प्लस 2H, ये सारा इकट्ठा ही तो है, क्योंकि जिंक से तो सिर्फ जिंक आयन ही बन रहा है ना, बाकी Ag2O पानी ये सब इकट्ठा ही तो है, बात समझो ना। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस दे रखी है, तो दिमाग भी कम लगाना है। सीधा यहां से उठा Ag2O और पानी, इधर आ गया 2Ag और हाइड्रोक्साइड, सीधा उठा के चेपी मारनी है। अब बस आप चार्ज बैलेंस कर लो, देखो मेन एलिमेंट तो बैलेंस है ही, सिल्वर बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बचा क्या, चार्ज। यहां पे चार्ज कितना है, -2, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, एन की वैल्यू आ चुकी है। अब आप तैयार हो मैक्सिमम वर्क डेल्टा जी निकालने को लेके। एफ की वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी हो तो फिर वही यूज करो, वैसे राइट वैल्यू 96487 ही होती है, आंसर जूल में आ जाएगा, जूल पर मोल। आंसर बड़ा आ रहा हो तो किलो जूल में भी लिख सकते हैं, वो काम करने की अपनी समझ है, वो क्रिएट नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन आपको याद होगा, बहुत ही फेमस केस, इसके बिना कभी प्रैक्टिस पूरी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पता है एन निकालना एक्सपीरियंस है।
तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या था भाई, एनोड कैथोड की इक्वेशन कैसे निकालें। उसकी ट्रिक क्या थी कि इसको खोल के लिखें, ये 2 एल्यूमिनियम आयन है और 3 ऑक्साइड आयन है। हाँ जी, एनोड इक्वेशन बोलो। पता कैसे लग रहा है, ये दिख रहा है ना, ये माइनस से 0 जा रहा है ना, ऑक्सीडेशन एनोड। बैलेंस हुई पड़ी है, उठा के तो लिखनी है बस, करना क्या है, सब कुछ बैलेंस है, सिर्फ चार्ज बैलेंस नहीं होगा। चार्ज बैलेंस कर ले, -4 4 इलेक्ट्रॉन। और मैंने ये भी कहा था अगर इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने ही गेन आएंगे, तुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पे 0 चार्ज है और यहाँ पे 4 थी, ये 12 डिवाइड बाय 3 +4 चार्ज है, तो आने तो 4 इलेक्ट्रॉन ही है, कुछ भी कर लो। एन की वैल्यू 4 आ चुकी है। किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे किलो जूल को। ये माइनस में आंसर आएगा 2.5, ईएमएफ नेगेटिव आएगी और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस में इतना। जितनी ईएमएफ नेगेटिव होती है उतना बाहर से पॉजिटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है टू कन्वर्ट ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू स्पॉन्टेनियस। ई नॉट सेल नेगेटिव का मतलब है ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। Al2O3 इज ए वेरी स्टेबल कंपाउंड, वो अपने आप कैसे टूट जाएगा, हमें ताकत लगानी पड़ेगी। जितना नेगेटिव पोटेंशियल है उतना बाहर से पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। नाइन्थ आ रहा है, y equilibrium constant is related to E naught cell, not E cell। देखो log k का फॉर्मूला होता है n E naught cell by 0.059। क्वेश्चन कहता है जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं उसके फॉर्मूले में E नॉट सेल आता है, E सेल क्यों नहीं आता। तो क्वेश्चन का आंसर लिखो, एट इक्विलिब्रियम E सेल इज इक्वल टू 0। एट इक्विलिब्रियम E सेल इज इक्वल टू 0। at equilibrium E cell is equal to 0, therefore equilibrium constant is related to E naught cell।
देखो ये आपकी नॉननेस इक्वेशन होती है। हमने कहा जी इक्विलिब्रियम आ गया, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो Q विल बी रिप्लेस्ड विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है ईएमएफ ऑफ सेल बिकम जीरो। ई सेल, ई नॉट सेल जीरो नहीं होता, ई सेल जीरो हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज जीरो। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो दो चेंजेस, Q की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खुद आ जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है, और इक्विलिब्रियम पे सेल काम करना बंद कर देता है, तो ई सेल बिकम इक्वल टू जीरो। आप ये चीजें पुट करो, इसे रीअरेंज करो तो आपका वही फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले का तो जन्म ही तभी हुआ, इस फॉर्मूले का तो जन्म ही तब हुआ जब ई सेल जीरो हुआ। लिखो, इस पे न्यूमेरिकल नहीं ऐड हुआ है, शायद मिस हुआ है मुझसे, तो आप एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से ऐड करो। पेज 57 के सामने खाली पेज है, पेज 57 के सामने खाली पेज है। लेट्स डू ए न्यूमेरिकल। करो, तुमने करना ही अपने आप। सेल दे रखा है, ई नॉट सेल भी दे रखा है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, निकालो।
तो पहला काम है जी, n की वैल्यू निकाली जाए। कैथोड इक्वेशन, बोलो n की वैल्यू क्या रही? 6। इसको भी 0.06 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट। लिब्रियम कांस्टेंट आ गया 10 की पावर 60। टेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ, लिख लो उसको पहले, फिर 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑन पेज नंबर 63। हम्म, क्या कर दिया? 0.059 था यार, भूकंप थोड़ी आ गया इसमें। ये तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, दे विल नॉट गिव यू लॉक टेबल, तो तू दिमाग तो लगाएगा ना अपना कि बिना लॉक के कैसे काम करूंगा। ये कोई अप्रोक्सीमेशन है क्या? 0.059 इज 0.06, क्या हो गया इसमें? ये तो तू कह रहा है पूरा लंबा अप्रोक्सीमेशन ले लिया मैंने, सही तो है ये। वैसे भी लॉक टेबल दी भी नहीं आएगी तो मुझे हाथ पांव तो मारने हैं ना। हाँ जी, पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 10। अब शुरू होते हैं कंडक्टेंस जोन। पहला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, आंसर लिखो। Conductivity is defined as conductance of all the ions. Conductivity is defined as conductance of all the ions present in conductance of all the ions present in 1 centimeter cube of solution. Present in 1 centimeter cube of solution. और जो मैं सिखाता हूं, अगर आपने डेफिनेशन लिख ली तो अगला काम है फॉर्मूला लिख दो। जिसकी डेफिनेशन लिखते हो उसका फॉर्मूला लिख दिया करो। तो कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस है ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर ये लिख दिया तो यूनिट भी लिख दिया करो। ये एक माइंड सेट है, फिजिक्स में भी अप्लाई करो। कोई डेफिनेशन आती है, फॉर्मूला लिखो, यूनिट लिख दो, एकदम कंप्लीट आंसर हो जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो, मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। मोलर कंडक्टिविटी इज conductance of all the ions present in all the ions present in 1 mole present in 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte solution। फॉर्मूला बोलो, अरे बता दो, पढ़ के आया करो। कापा इंटू 1000/m, यूनिट बोलो, पर मोल। ये कह रहा हूं आपसे, कोई डेफिनेशन आती है, फॉर्मूला यूनिट।
11th आ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला है कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। देखो जी, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, conductivity decrease with dilution due to decrease in number of ions per unit volume। ये पेट लाइन थी हमारी, due to decrease in number of ions per unit volume, number of ions per unit volume। बी पार्ट का आंसर लिखो। मोलर कनेक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विद डाइल्यूशन, मोलर conductivity always increase with dilution, molar conductivity always increase with dilution। फर्स्ट पॉइंट लिखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट पॉइंट लिखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, number speed of ions increases with dilution, for strong electrolyte speed of ions increases with dilution। Second point, for weak electrolyte number of ions increases with dilution, number of ions increases with dilution। तो कापा हमेशा घटता है डाइल्यूशन के साथ, मोलर कनेक्टिविटी हमेशा बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ। मोलर कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग में इसलिए बढ़ती है क्योंकि आयंस की स्पीड बढ़ती है पानी डालने पे, और वीक वाले में इसलिए बढ़ती है क्योंकि आयंस की संख्या बढ़ती है। 12th क्वेश्चन, व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज पास व्हाइल मेजरिंग कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट। अगर आपने डायरेक्ट करंट पास किया तो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस का मॉडल फैराडे लॉ याद रखो। फैराडे लॉ में क्या करते हो, दो इलेक्ट्रोड टांग देते हो, नीचे इलेक्ट्रोलाइट होता है, तुम बिजली पास करते हो, कैटायन जाता है कैथोड पे, कैथोड पे होती है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाता है, एनायन जाएगा एनोड पे, ऑक्सीडेशन लॉस करेगा। ये हम नहीं चाहते। जब हम कापा मेजर कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस शुड नॉट चेंज। अगर कैटायन कैथोड पे चला गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, न्यूट्रल हो जाएगा, मारा गया आयन। एनायन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया नोड पे, न्यूट्रल हो गया। आयंस ही खत्म हो जाएंगे तो तू कापा किसकी मेजर करेगा। तो एक चीज मन में रखनी होती है कि नंबर ऑफ आयंस शुड नॉट बी अफेक्टेड जब मैं कंडक्टिविटी मेजर कर रहा हूं। उसके लिए आपको पता है हम एसी करंट पास करते हैं, क्योंकि एसी करंट में एक इलेक्ट्रोड अपनी पोलैरिटी 1 सेकेंड में 50 बार चेंज करता है, जिस कारण से जो कैटायन होते हैं या एनायन होते हैं वो किसी भी एक इलेक्ट्रोड की तरफ इकट्ठे हो ही नहीं पाते। इसको लगा ये नेगेटिव है, जब तक ये सामने आया ये पॉजिटिव हो चुका था, फिर ये धक्का खा के चला गया पीछे, फिर पास आया, फिर धक्का खा के पीछे। तो कभी भी आयन को इलेक्ट्रोड पे डिकम्पोज, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस होने का मौका नहीं मिलता, जिससे नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। लिखो, फॉर एक्यूरेट मेजर ऑफ कंडक्टिविटी, for accurate measurement of conductivity, number of ions should remain same, number of ions should remain same। number of ions should remain same। therefore alternating current is pass,
Therefore, alternating current is pass. Because it do not allow oxidation or reduction of ions. It do not allow oxidation or reduction of ions. डायरेक्ट करंट डिकम्पोज आयंस, वो आयंस खराब कर देता है. डायरेक्ट करंट डिकम्पोज आयंस. डायरेक्ट करंट डिकम्पोज आयंस. नेक्स्ट, एक कॉलम है, एक सिलेंडर है और उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. मोलैरिटी गिवन है सॉल्यूशन की जो उसमें लिया हुआ है 100 मोलर, और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, इलेक्ट्रोड है, वो 100 सेंटीमीटर है. रेजिस्टेंस मेजर करी गई है वो 1000 ओम है. पहला सवाल है हमें कापा निकालना है. कापा का फॉर्मूला बोलो 1/r L/A. R आपके पास है, L आपके पास है, एरिया रह गया. एरिया होता है πr². आपको गिवन है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. अब आप कापा निकाल सकते हो. 1/r L/A. साइमन पर सेंटीमीटर में आंसर आ गया. बी पार्ट, मोलैरिटी नहीं निकालनी, मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है. ठीक कर लो. तो मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला, क्योंकि सेंटीमीटर का माहौल बन गया है, तो कापा इंटू 1000/m. कापा जो आप यहां से निकालोगे विच कम्स आउट टू बी 1/31.4. बाकी तो आप सॉल्व करते रहना अपने आप. मोलैरिटी इज 1/100. प्रोटीन आपको याद है बहुत ही फेमस वैरायटी है इसकी. हमने एक कंडक्टिविटी सेल लिया है, इसमें हमने 1/10 मोलर KCl लिया.
उसकी रेजिस्टेंस नापी और उसकी कापा। फिर सेम सेल में हमने एक नया सॉल्यूशन ले लिया KCl का जो 1/100 मोलर है, उसकी रेजिस्टेंस नापी, उसकी मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। आपको याद है गेम क्या था? क्योंकि सेम सेल है तो क्या चीज सेम रहेगी? सेल कांस्टेंट। तो इसका पहला स्टेप होता है कि आप सेल कांस्टेंट निकाल लो। कापा इज 1, रेजिस्टेंस इज 100, तो एल बाई आ गया 100 पर मीटर, मीटर का मॉल है। फिर ये जो आपका 1/100 मोलर है, इसका कापा निकाल लो। तो ये 0.2 आ गया। फिर आप इसकी मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हो, पर क्योंकि अब मीटर का माहौल है तो कापा डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। लिखो। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। लिखो। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन at infinite dilution, molar connectivity of solution at infinite dilution is called
limiting molar connectivity is called limiting molar connectivity. It is the maximum value of molar connectivity. It is the maximum value of molar connectivity possible for electrolyte its symbol is lambda molar naught or lambda molar infinite. Its symbol is lambda molar naught or lambda molar infinite. 16 क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है, बताओ जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, वीक कौन है? ए कौन है? वीक क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल राइज आता है, और बी कौन है? स्ट्रॉन्ग क्योंकि इसमें लीनियर राइज आता है। उल्टा ग्राफ पढ़ते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में ग्राफ पढ़ो। ए एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है और बी जो है वो लीनियरली राइज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालने पे कंडक्टेंस कम बढ़ती है, वीक में पानी डालने पे कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ती है, बिकॉज वीक में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, जैसे शार्प राइज आता है। सवाल ये भी है, इन विच केस लैम्डा मोलर नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। किसका लैम्डा मोलर नॉट आप ग्राफ से निकाल पाओगे? स्ट्रॉन्ग का। लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज मतलब बी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में बी लिख लो, बिकॉज it vary linearly and lambda molar naught can be calculated by extrapolating the line as shown। उतार लो। ए तो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी एक्सिस टच नहीं करते। लैम्डा मोलर नॉट का क्या होता है, वो इंटरसेप्ट होता है। ये बात कहां से आई है? ये बात डिबाय-हैकल इक्वेशन से आई है। ये ग्राफ डिबाय-हैकल इक्वेशन का है। तो ये जो इंटरसेप्ट है डिबाय-हैकल इक्वेशन में, इंटरसेप्ट लैम्डा मोलर नॉट होता है। इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे लाइन वाई एक्सिस को टच करती है। तो लाइन का वाई एक्सिस टच करना जरूरी है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी एक्सिस टच ही नहीं करते, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ का लैम्डा मोलर नॉट नहीं निकाला जा सकता ग्राफ से। तो यहां पे ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट के बाद क्लास आगे शुरू करेंगे।